हेलो साथियों, वेलकम टू नॉलेज नेक्सस। आज के इस सेशन में हम देखेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट। और ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पहला है, यानी ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को सफल बनाना है। इसमें हम लोग टोटल 30 क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअली आज हमारा ये पहला दिन है, पहला प्रैक्टिस सेट है। तो हम लोग आज इसके बारे में पूरा तरह से डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे हम लोग को क्या काम करना है। इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे और ये रीजनिंग के सारे प्रश्न अभी जो रेलवे का एग्जाम चल रहा है ना, उसके लिहाज से अति आवश्यक है। ठीक है। और रीजनिंग तो रीजनिंग ही है भाई। तो रेलवे हो गया, एसएससी हो गया या फिर बीपीएससी हो गया, कहीं भी रीजनिंग सवाल पूछा जाता है। तो इन सवालों को जो मैं लेकर आया हूँ और जो मैं आगे भी लेकर आऊंगा इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, आप इनको लगा के जरूर जाएंगे। ठीक है। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको इन टाइम टाइम के भीतर में रह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है आपको वो आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि रीजनिंग आसान तो बहुत होता है, लोग कर भी लेते हैं, लेकिन समस्या यही होती है कि टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। कुछ बड़े बड़े पजल्स आ जाते हैं जहाँ पे वो लोग टाइम को मैनेज करना भूल जाते हैं और सवाल छूट जाता है अंत में। तो बस चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ पे आप टोटल 30 प्रश्न कर लीजिएगा। 30 प्रश्न, क्योंकि रेलवे में आप देखते हैं कि टोटल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग के, और काफी बेहतरीन सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि आप लोग कम से कम रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 30 लाना ही लाना है, एक भी सवाल नहीं छोड़ना है। 30 आउट ऑफ 30 मतलब 30 आउट ऑफ 30। अगर आप डेली के डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा, अगर आप उसको डेली के डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ये स्कोर जो है ना 30 आउट ऑफ 30 ये पूरा हो जाएगा, चाहे आप कितने भी कमजोर रीजनिंग में क्यों ना हो। ठीक है। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। अब आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को पहले पढ़ेंगे। प्रश्न को पहले आराम से पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें टाइम देंगे। प्रश्न कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए, ये हमारा पहला प्रश्न है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से, यानी कि जो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हम लोग को टाइम के अंदर सॉल्व करना है। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैंने कैसे सॉल्व किया, और आपको परीक्षा में भी उन तरीकों को अपनाना है। FTP के क्या दिया हुआ है, FTP के याद रखिएगा। और नीचे में क्या दिया हुआ है, LRWJ। तो आपको क्या दिख रहा है, क्या यहाँ से एफ से लेके एल तक जाया जा सकता है? तो जी बिल्कुल, एफ से एल तक जाया तो जा सकता है, लेकिन टी से आर तक सीधा नहीं जा सकता। यानी एफ के बाद GHIJKL, यानी कि इसमें अगर +6 करें तो जाया तो जा सकता है, लेकिन क्या टी में +6 करेंगे तो आर आएगा क्या? नहीं। यानी कि ये वाला फंडा हमारा गलत हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। अब हम लोग जो है क्या देखेंगे, हम लोग क्रॉस देखेंगे। क्रॉस हम देख रहे हैं के से एल कितना ज्यादा है, तो के से एल हम देख रहे हैं 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। ठीक है। पी से आर कितना ज्यादा है, तो हम देख रहे हैं पी से ज्यादा आर कितना ज्यादा है, 2। कितना ज्यादा है? 2। ये 1 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। पी से आर 2 है ना, PQR 2 ज्यादा है। टी से डब्ल्यू, देखिए टी से डब्ल्यू क्या 3 ज्यादा है, UVW, जी बिल्कुल, ये हमारा जो है पजल हमारा जो है मिल गया। TUVW 3 ज्यादा है। उसी तरह अब एफ के आगे 4 होगा, GHIJ। देखिए यहाँ पे 4 नंबर पे जो 4 ऐड करने पे जे आ जा रहा है, यानी हमको इसका आंसर मिल चुका है। यानी SKMP को अगर हम सॉल्व करने की बात करें, तो जैसे के आगे एक जोड़े थे तो पी के आगे एक जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? पी के आगे एक जोड़ेंगे, क्यू हो जाएगा। और हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्यू जो है कहाँ पर है, सिर्फ एक ही जगह है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यानी क्यू कहाँ पर है, क्यू सिर्फ एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर 4। तो हम लोगों को परीक्षा में टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर हम देखा कि क्यू आ रहा है तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग क्यू मार के टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ONW आएगा ही आएगा। ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ कह रहा है आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है, 30/6 गुना 4 प्लस 15, और क्या दिया, -35 और 25 दिया हुआ है। आपको कहता है कि इसमें से नंबर को भी बदलना है और सम चिन्ह को भी बदलना है, और बदलने के बाद बराबर के बाद
और बराबर के पहले आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है कि पहला कह रहा है 25 और 30 को बदलिए, यानी कहना चाह रहा है कि यहाँ पे 25 ला दीजिए और यहाँ पे 30 ला दीजिए, यही कहना चाह रहा है ना। लेकिन हम एक बात देखते हैं, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अगर हम यहाँ 25 लाते हैं और गुना 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 और माइनस बदलना ना, यानी कि यहाँ माइनस लाना है और यहाँ पे गुना लाना है। अब देखिए अगर हम यहाँ 25 रखते हैं तो क्या 6 से 25 कटेगा? नहीं, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको कैसे चेक करना है, इसमें कैसे कम से कम टाइम देना है। फिर कह रहा है 4 और 6 को आपस में बदलिए और प्लस और माइनस को आपस में बदलिए, ठीक है। तो अगर हम लोग जो है फिर से इसको चेक करेंगे, वापस हम लोग चेक करेंगे इसको, हम लोग चेक क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 6 लिखेंगे और प्लस और माइनस को जो है क्या करेंगे, बदलना है। तो क्या 4 से हम यहाँ पे लिखेंगे 6 के स्थान पे, तो क्या 4 से 28 पूरा पूरी कटेगा? तो जब भी अगर आप देखेंगे अक्सर यही होता है कि डिवाइड से अगर पूरा पूरा चीज नहीं कट रहा है तो हम लोग इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर 3 को। देखिए क्या 25 और 35 को बदलना है, तो 25 और 35 कोई दिक्कत कर रहा है क्या? देखिए एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ 25 रखने बोल रहा है और यहाँ 35 रखने बोल रहा है, ओके। और क्या बोल रहा है, गुना और डिवाइड को बदलने बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे गुना रखने के लिए बोल रहा है और यहाँ पे डिवाइड रखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए एक बार हम लोग ये समीकरण को चेक करते हैं, क्योंकि हमें इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं हमारे पास, तो चेक करना ही पड़ेगा। 30 गुना 6, फिर कह रहा है डिवाइड के लिए 4 लाइए, 15 लाइए, फिर माइनस 25, क्योंकि क्या बोल रहा है 25 और 35 को बदलना है, 25 बराबर 35। सॉल्व कीजिए जरा सा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से 15 बार में, यानी कितना हो गया 15 तिया 45, 45 और ये 15, ठीक है। और यहाँ 25 माइनस 25 बराबर 35, 45 और 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है जी बिल्कुल, जी बिल्कुल 35 इक्वल टू 35 हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, आपको कैसे सॉल्व करना है पता चला, टाइम कैसे नहीं देना एग्जाम में पता चला। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं बोल बोल के बता रहा हूँ, टाइम लग रहा है, अन्यथा आप जब एग्जाम में करेंगे तो आपको इसका ध्यान रखना है कि ज्यादा समय नहीं लगाना है। अगला प्रश्न देखे तो अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर देखिए 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, कह रहा है यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा। तो 25 है, 30 है, 40, एक बार हम लोग यहाँ उतार लेते हैं, 25 U2 और 30 S4 और क्या है 35 W6 और क्या है 40 U8 और नेक्स्ट को लाने की बात हो रहा है यहाँ पे। तो जाहिर से बात है 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, तो अगला क्या आएगा, अगला 45 आएगा, अगला 45 आएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन में हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे 44, यानी ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 45 दो जगह है, ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ अगर इस संख्या को देखिए इसको, तो यहाँ पर क्या कहता है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो यानी क्या आएगा इसके बाद 10 ही आएगा। तो क्या 45 और 10 देखिए कहाँ कहाँ है, तो 45 और 10 यहाँ भी है और यहाँ भी, यानी कि हमको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम यहाँ देखें सिर्फ U और S को देखें, क्या है U है, S है और क्या है W है और फिर से U है। तो हम देख रहे हैं कि U से अगर S को पहुंचाना है तो कैसे पहुंचेंगे, -2 करेंगे तब ना पहुंचेंगे, TU है ना। फिर अगर S से हमको W तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, TUVW यानी कि +4 करना पड़ेगा। फिर अगर W से हमें U तक पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको -2 करना पड़ेगा तब ना पहुंचेंगे, VW तक -2 करेंगे तब ना U पे पहुंचेंगे। तब देख रहे हैं यहाँ पे -2 +4 फिर -2, यानी कि अगला क्या आने वाला है +4, क्या आने वाला है +4। तो U में +4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा VWXY, क्या आ जाएगा Y, यानी कि 45Y और 10, यही इसका आंसर है 45Y10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 45Y10 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, बहुत ही बेहद ही आसान सवाल, लेकिन एग्जाम में टाइम टेकिंग लगता है थोड़ा, क्योंकि दिमाग उस समय काम करना बंद हो जाता है। तो आपको सवालों को कैसे टैकल करना है यहाँ मैं वही सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है 256, 24, 484 और इसके जगह पे क्या आएगा। क्या आपको 256 और 484 देख के कुछ याद आ रहा है? आप जानते हैं कि 256 जो है किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है। और 484 किसका स्क्वायर है, तो 22 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 22 का स्क्वायर है। तो आप जान रहे हैं कि 16 का स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन सामने तो लिख दिया 24,
सामने क्या लिख दिया है 24 लिख दिया, यहाँ तो 16 लिखा नहीं है। अब 16 से हम 24 कैसे मिलाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो हम जानते हैं कि 16 का आधा क्या होता है, 16 का आधा होता है 8, यानी कि यही 16 में 8 जोड़ दिया है तो क्या हो गया है 24 हो गया है। यानी पहले 16 का स्क्वायर लिखा और 16 का आधा करके 8, यानी 16 में 8 जोड़ के 24 यहाँ लिख दिया। क्या देखिए यहाँ पे आंसर मैच हो रहा है, देखिए जरा सा। 22 का स्क्वायर 484 होता है, लेकिन 22 का जब हम आधा करते हैं तो क्या आता है 11 आता है। तो 22 प्लस 11, 22 प्लस 11 करेंगे क्या आ जाएगा 33। कहीं ऑप्शन में 33? जी बिल्कुल, देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर 33। तो देखिए आप लोग कैसे इसको सॉल्व किया गया है, ठीक है। कैसे सॉल्व किया गया, आपको 256, 484, 361 इन सारे नंबरों को देख के आपको सर्वप्रथम दिमाग में आना चाहिए कि आपको ये क्या है, ये स्क्वायर है। आपको रीजनिंग सॉल्व करने के लिए या मैथ सॉल्व करने के लिए आपको ना 1 से लेके 30 तक के कम से कम स्क्वायर, या सॉरी 30 तक नहीं, 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर। और क्यूब की बात करें तो 1 से लेके 30 तक के क्यूब आपको कंठस्थ होने चाहिए, तब आपकी जो है ना रीजनिंग के सवाल और मैथ्स के सवाल हवा में उड़ेंगे, है ना, हवा में उड़ेंगे, आप आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, देखिए ये अभी जो है ना रेलवे की परीक्षा में, रेलवे की परीक्षा में ये अभी फेवरेट है, फेवरेट है। इस तरह का हर एक सवाल दे दिया जाता है, हर एक शिफ्ट में दिया जा रहा है। आपको मैं बोलूंगा नहीं, समझदार को इशारा काफी है। मैं आपको वही सवाल करवा रहा हूँ जो एग्जाम में या तो आ चुके हैं, या तो आ चुके हैं या फिर वो आने वाले हैं। ठीक है, यानी ऐसे ही पैटर्न में एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रैक्टिस सेट को, इस प्रैक्टिस सेट को आप छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, यानी आप अगर डेली बेसिस पे 1 घंटे का समय निकाल कर इस प्रैक्टिस सेट पे टाइम दे रहे हैं तो आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैच, है ना, DKR, इसके अलावा फिर क्या दिया हुआ है, PCL और परसेंटेज, यानी कि पूछ रहा है हैच की जगह क्या डलाएगा और परसेंटेज की जगह क्या डलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके हम लोग को सॉल्व करने के लिए सभी को उतारना पड़ेगा ना, उतारना पड़ेगा। हम लोग पहला चेक करते हैं क्या आएगा। तो एक तरफ लिखिए BNQ और दूसरी तरफ क्या लिखिए परसेंटेज की तरफ NFM। अगर हम देख रहे हैं कि B से D की ओर जाएंगे तो क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। क्या यहाँ भी P से ऐड जाने पर 2 ऐड हो रहा है, QR आ रहा है क्या, नहीं, N आ जा रहा है, यानी कि ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। इसे हम लोग चेक नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बस यहीं रुक जाएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर ऑप्शन नंबर 2 चेक करेंगे, FHT और NFJ। इधर लिखिए FHT और नेक्स्ट क्या लिखेंगे NFJ। अब देखिए डी से एफ पे आना है, यानी कि 2 इधर ऐड हो रहा है, 2 इधर ऐड हो रहा है, तो क्या एन से पी 2 ऐड हो रहा है, हाँ बिल्कुल, NOP इधर भी 2 ऐड हो रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि एच से के में जा रहे हैं, है ना, यानी कि IJK, यानी कि +3 इधर ऐड हो रहा है ना। क्या इधर भी 3 ऐड हो रहा है, हाँ हो रहा है, +3। DEF ऐड हो रहा है ना, देखिए +3 इधर भी हो गया। अब देखिए लास्ट वाला मिलाइए, आर के बाद इधर फिर जा रहा है +2, ST +2 इधर जा रहा है क्या 2, KL इधर भी 2 जा रहा है, देख रहे हैं ना, के जे के बाद एल जा रहा है ना 2, यानी कि हम एक सेकंड बैक चल गए, हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल, ओहो जरा सा होल्ड करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हैच की जगह FHT और परसेंटेज की जगह NFG। ठीक है, बड़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर देखें तो ये हमारा छठा प्रश्न होने वाला है, ये हमारा छठा प्रश्न होने वाला है। ठीक है, प्रश्न कहता है, ये प्रश्न संख्या, प्रतीक और श्रृंखला का है ना। इसमें एक प्रश्न कह रहा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं, आपको पता है प्रतीक मतलब क्या होता है, ये सब प्रतीक है ना, ये सब प्रतीक होता है, ये सब प्रतीक होता है, प्रतीक है, ये डॉलर प्रतीक है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है, आपको ध्यान रखना है, मन में ये ध्यान रखना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या हो और ठीक बाद भी एक संख्या हो, यानी कि एक प्रतीक ढूंढना है और उसके आगे पीछे क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। तो देखिए पहला प्रतीक यहाँ है, आगे पीछे संख्या है क्या, है बिल्कुल, यानी कि ये है। फिर दूसरा प्रतीक यहाँ पर है, आगे पीछे संख्या है क्या, पीछे है पर आगे नहीं है, यानी कि ये तो नहीं होगा। ये भी प्रतीक है, पीछे है पर आगे, सॉरी पीछे संख्या नहीं है पर आगे संख्या, यानी ये भी नहीं होगा। फिर आगे देखे तो यहाँ पर प्रतीक देखिए, पीछे भी संख्या आगे भी संख्या, यानी कि ये हो जाएगा।
यहाँ प्रतीक है, पीछे संख्या पर आगे संख्या नहीं है, यानी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए प्रतीक है, यहाँ प्रतीक है ना, आगे संख्या पीछे संख्या, यानी ये हो जाएगा। फिर यहाँ भी प्रतीक है एंड का, यहाँ पीछे संख्या आगे संख्या, ये भी हो जाएगा। फिर आगे और प्रतीक दिख रहा है आपको, यहाँ प्रतीक तो है लेकिन आगे संख्या नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा। यहाँ प्रतीक तो है पर आगे पीछे संख्या नहीं है, यहाँ भी वही दिक्कत है, संख्या नहीं है। यानी कि जहां जहां मैंने सही का निशान लगाया है उसको गिन लीजिए, आंसर हो जाएगा। यानी 1 2 3 और 4, कितना है 4, ऑप्शन नंबर 4 4। ठीक है, आपको इस तरह के सवाल में पूरा एकाग्र मन होके चीजों को गिनना होता है, ठीक है, समझना होता है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 कहता है, इस तरह के प्रश्न जो है क्या कहते हैं, इसको पजल्स कहते हैं, पजल्स, है ना। और स्टूडेंट इसमें ज्यादा टाइम लगा देते हैं और कई स्टूडेंट तो उसको छोड़ भी देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 30 आउट ऑफ 30 करने हैं, 30 आउट ऑफ 30 करने हैं, तो उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। 6 मित्र है, कितने मित्र हैं, 6 मित्र, ठीक है। तो 6 लाइन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। क्या कहता है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके क्रिकेट मैच देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर टीवी होगा, क्रिकेट मैच देख रहे हैं। ओके, कहता है जी और आई अंतिम छोरों पर है। अब देखिए भाई, या तो जी यहाँ हो सकता है, आई यहाँ हो सकता है, या फिर आई इधर हो जाए और जी इधर हो जाए, यही ना हो सकता है। तो एक और लाइन बना लीजिए, 2 3 4 5 6। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं दक्षिण, इसको कहते हैं पूरब, इसको कहते हैं और पश्चिम इसे कहते हैं, ठीक है, इधर की ओर। तो परीक्षा में कुछ भी पूछा जाए, कोई सा भी दिशा बोला जाए, आपको हमेशा उत्तर की ओर ही बिठाना है, क्योंकि उत्तर की ओर आप खुद को एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आप खुद को एज्यूम करेंगे कि मेरा बायां हाथ जो क्वेश्चन में जो कैरेक्टर है उसका बायां हाथ होगा और मेरा दायां हाथ उसका भी दायां हाथ होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग हमेशा नॉर्थ साइड जो है करके बनाते हैं सवाल को। सवाल कहता है जी और आई अंतिम छोरों पर है, जी और आई अंतिम छोर पर है, बिल्कुल, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। हम लोग दो एज्यूम कर लेंगे, है ना, ये नहीं कि एक बार बना लेंगे फिर काट के दूसरा बनाएंगे, नहीं, हम लोग दो लाइन खींच लेंगे, दो टेबल बना लेंगे, दो केस को हम लोग पहले ही बना लेंगे, ठीक है। फिर कहता है के एल और जे का पड़ोसी है, यानी कि कहता है के एल और जे का पड़ोसी है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, या तो एल बाएं आ सकता है या फिर एल दाएं आ सकता है, ऐसा हो सकता है ना। फिर कहता है एच जी के ठीक दाएं हैं, क्या कहता है, एच जी के ठीक दाएं हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि जी के दाएं तो जगह ही नहीं है, यहाँ जी के दाएं जगह है क्या, नहीं है जगह, लेकिन जी के दाएं यहाँ पर जगह है, यानी कि ये वाला एज्यूम हमारा गलत हो गया, यानी ये वाला एज्यूम हमारा केस हमारा गलत हो गया, हम लोग इसमें सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें आ जाइए, जी के आगे क्या है, एच जी के ठीक दाएं है, यानी कि इधर है, यहाँ पे एच लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या कह रहा है, और एल आई के बाएं से, एल आई के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एल कहाँ है, आई के बाएं से तीसरे स्थान पर, यानी कि पहले स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यानी कि यहाँ पर कौन आ रहा है, एल आ रहा है, कौन आ रहा है, एल आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ कौन आ रहा है, एल आ रहा है, आई के बाएं तीसरे स्थान पर एल आ रहा है। पंक्ति में के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि बता दूं मैं, यहाँ पर एल तो आ गया और बताया गया था, पहले पढ़ा गया यहाँ पे ना, के एल और जे के पड़ोसी में है, यानी कि के यहाँ पर आएगा और जे यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हम लोग पहले लिख चुके थे। तो हम लोग का जो है छह मित्र बैठ चुका है स्थान पे अपने अपने। अब सवाल पढ़िए और उसका उत्तर दे दीजिए। पंक्ति में के कहाँ है, के यहाँ पर है, के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बाएं किधर होगा, बाएं इधर होगा ना, है ना, ये क्या होता है, लेफ्ट होता है, और इधर क्या होता है, राइट होता है, आपको पता होना चाहिए इतना। तो के बाएं दूसरे स्थान पर, यानी कि पहले स्थान पर ये है और दूसरे स्थान पर क्या है हमारा, एच है, क्या है हमारा, एच है, यानी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, एच है, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिश कीजिए आप, अगर आपको ये सवाल आते हैं तो प्रैक्टिस सेट का मतलब ही होता है सिर्फ देखना नहीं, आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और वीडियो को पॉज करके मेरे से पहले बनाने की प्रयास करेंगे, है ना। अगर बन जाता तो ठीक, और अगर नहीं बनता है तो वीडियो को प्ले करके आप इसका सवाल 8, प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है जरा देखिएगा। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि छात्रों की कक्षा में, छात्र कक्षा है, राजेश का स्थान
ऊपर से 15वां है, राजेश का स्थान ऊपर से 15वां है, यानी कि यहाँ राजेश कितना नंबर पे है? 50th नंबर पे, यानी कि इसके पहले भी 14 लोग होंगे, होंगे ना 14 लोग, तब ना ये 15 लोग हैं यहाँ पे। मतलब राजेश के ऊपर 14 लोग और होंगे, तभी ना यहाँ 15 लोग हैं, तभी ना ये 15 नंबर पे राजेश होगा। फिर प्रकाश का स्थान नीचे से 25वां है, प्रकाश का स्थान नीचे से 25वां, यानी कि प्रकाश जो नीचे से आ रहा है, प्रकाश को नीचे से गिनिए, कितना है? नीचे से 25वां, नीचे से 25वां सॉरी, प्रकाश का स्थान नीचे से 25वां है, यानी हम कह सकते हैं प्रकाश से पहले टोटल कितने व्यक्ति होंगे? 24 व्यक्ति होंगे। हाँ, होंगे क्या? प्रकाश का स्थान नीचे से 25वां है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रकाश के नीचे 24 व्यक्ति होंगे। ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है, ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है, 10 स्थान आगे है मतलब 10 स्थान आगे मतलब क्या? ऊपर है, 10 स्थान ऊपर है, यानी कि हम कह सकते हैं 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, 6 स्थान, 7, 8, 9, 10, यानी कि ज्ञान हमारा कहाँ जाएगा? ज्ञान भाई हमारा यहाँ जाएगा, ज्ञान फॉर जी फॉर ज्ञान, ठीक है। ज्ञान हमारा 10 स्थान ऊपर है, यानी कि इसके बीच में कितना लोग आया? यहाँ पे कितना लोग है? 9 लोग है ना यहाँ पे, कितना लोग है? 9 मेंबर है यहाँ पे, याद रखेंगे 9 मेंबर है ना यहाँ पे। फिर आगे कहता है यदि राजेश और ज्ञान के ठीक मध्य में 10 छात्र हैं, यदि राजेश और ज्ञान के मध्य में कितने? ठीक 10 छात्र है, यानी कि यहाँ भी 10 छात्र है, इनके बीच राजेश और ज्ञान के बीच कितने छात्र हैं? 10 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 10 छात्र हैं। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अब बताइए मुझे कि अगर अगर प्रकाश का, यहाँ बताए प्रकाश का यहाँ 25वां स्थान है, तो नीचे से ज्ञान का स्थान कितना होगा? नीचे से ज्ञान का स्थान कितना होगा? 26वां, 37वां, 28वां, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, यानी ज्ञान का नीचे से स्थान कितना होगा? 35, ज्ञान का नीचे स्थान कितना होगा? 35। और इसके अलावा बोला गया है कि राजेश और ज्ञान के बीच 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, है ना। तो 10 लोग हैं तो क्या होगा? 24 और सॉरी एक सेकंड, 35 ही होगा ना। 24 और 24 से बाद यहाँ सॉरी 25वें नंबर पे है ना, 25वें नंबर पे, तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ठीक है। और राजेश और ज्ञान के बीच 10 लोग हैं, तो 10 लोग कैसे बटेंगे? 10 लोग बटेंगे कि राजेश जब ऊपर से 15 नंबर पर है, तो नीचे और जब 10वां नंबर पे आएगा, नीचे यहाँ इसके बीच में 10वें नंबर पर है, बीच में 10 लोग हैं, लेकिन अगर राजेश जो अगर ज्ञान की जगह पर आता है, तो उसे कितना नीचे आना पड़ेगा? 11 नीचे आना पड़ेगा। कितना नीचे आना पड़ेगा? 11 नीचे आना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 10 लोग उसके बीच में है। तो 15 में 11 जोड़ देंगे कितना आएगा? 5 एक 6 और 26, यानी कि ज्ञान का हमको पता चल गया है, ज्ञान नीचे से 35वें नंबर पर है और ऊपर से कितना? 26वें नंबर पर है। और टोटल जब संख्या निकालने की बात की जाती है, तो टोटल को जोड़ के क्या करते हैं? टोटल को जोड़ के क्या करते हैं? क्या करते हैं? एक घटा देते हैं, यानी कि 6 5 11 और 3 2 5 और एक 6, ठीक है, यानी कितना आया? 61 आया, और इसमें एक घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल को जोड़ के उसमें एक घटाने पे हमारा आंसर आ जाता है, पता चल जाता है कि कुल कितने छात्र हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 60 60 विद्यार्थी है, 60 विद्यार्थी है। अच्छा सवाल था, आपको ध्यान देना चाहिए, इस तरह के सवालों को और करके जाना चाहिए आपको, ठीक है। एक दो बार देख लीजिएगा, अगर समझ ना आए एक बार में तो एक दो बार और देख लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है ये डायरेक्शन बेस्ड सवाल है। कैसा है? डायरेक्शन बेस्ड सवाल है। मैंने इस प्रैक्टिस सेट में हर एक तरह के सवाल लिए हैं, है ना, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पी का क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू 8 बिंदु है ना, 8 बिंदु हैं। सबसे पहले हम लोग जो है लाइन बाय लाइन जैसे कहा जा रहा है वैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहता है आर डब्ल्यू के 25 किलोमीटर पश्चिम में है। क्या कहता है? आर डब्ल्यू के 25 किलोमीटर पश्चिम में है, यानी पहले डब्ल्यू बनाइए और डब्ल्यू के पश्चिम में किसको ले जाइए? आर को ले जाइए। चलिए आर तो आ गया 25 किलोमीटर पीछे, है ना, यही ना वेस्ट होगा। आर डब्ल्यू के 25 किलोमीटर पश्चिम में है, पश्चिम किधर आता है? इधर ही आता है, इतना पता ना चाहिए, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी पश्चिम तो इधर ही आएगा, है ना। फिर कहता है डब्ल्यू डब्ल्यू यू के
यू के किसके किसके सापेक्ष बोल रहा है, यू के 20 किलोमीटर उत्तर में है, यानी कि डब्ल्यू जो है उत्तर में जाएगा, डब्ल्यू ऊपर की ओर आएगा और यू नीचे की ओर आएगा, यानी कि डब्ल्यू यू के 20 किलोमीटर उत्तर में है, 20 किलोमीटर उत्तर में है, आ गया ना। फिर कहता है यू वी के 15 किलोमीटर पश्चिम में है, यू वी के यानी यू खुद पश्चिम में है, किसके, वी के, यानी कि वी हमारा यहाँ आ जाएगा ना वी, और कितना है तो 15 किलोमीटर, यानी कि यू हमारा वी के 15 किलोमीटर पश्चिम में है। फिर कहता है में नीचे ले जाना पड़ेगा तब ना उत्तर में भी आएगा, यानी भी पी के 15 किलोमीटर उत्तर में है। ओके, प्रूफ हो रहा है धीरे धीरे। फिर कहता है क्यू टी के 20 किलोमीटर दक्षिण में है, क्यू टी के 20 किलोमीटर दक्षिण में है, ना यहाँ पर क्यू है ना यहाँ पर टी है, तो लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग जो है जान नहीं देंगे। फिर कहता है टी एस के 35 किलोमीटर पूर्व में है, ना यहाँ पर टी बनाया ना एस बनाया, इसलिए लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। फिर कहता है एस, देखिए आ गया, एस पी के 25 किलोमीटर पश्चिम में है, एस कहाँ पर है, एस कहाँ पर है, तो एस है पी के 25 किलोमीटर पश्चिम में, यानी एस यहाँ पर आ जाएगा 25 किलोमीटर। कैसे 25 किलोमीटर बोल दिए, क्योंकि 15 किलोमीटर तो यहीं तक आ रहा है ना, इसका सामने सामने भुजा तो बराबर होगा ना, 15 किलोमीटर तो यहीं आ जा रहा है, और यहाँ 10 बढ़ा दिए हम, तो 15 और 10 कितना हो गया, टोटल 25 किलोमीटर हो गया ना, यानी कि एस और पी के मध्य दूरी कितना है, 25 किलोमीटर है। अब मिलाइए, फिर कहता है, यहाँ देखिए एक ऊपर आइए लाइन, टी एस के 35 किलोमीटर पूर्व में है, टी एस के 35 किलोमीटर पूर्व में है, यानी कि एस तो यहीं रहेगा और इसके पूर्व में टी जाएगा, कितना किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तो पी ही है, 25 में कितना जोड़ेंगे, तो 25 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टी का स्थान आ जाएगा, 25 10 35 और टोटल कितना, टोटल 35 किलोमीटर, एस और टी का, एस और टी का दूरी 35 किलोमीटर, ठीक है, याद रहेगा। फिर और कहते ऊपर देखिए, और ऊपर का जगह था ना कहीं, हाँ, क्यू क्यू टी के 20 किलोमीटर दक्षिण में है, क्यू टी के 20 किलोमीटर दक्षिण में है, यानी कि हमको जो है क्यू के लिए नीचे जाना पड़ेगा, क्यू टी के 20 किलोमीटर दक्षिण में है ना, तो क्यू हमारा नीचे जाएगा, थोड़ा स्पेस देख लीजिएगा, यहाँ पर क्यू ले देते हैं और इसकी दूरी कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। फिर कहता है डब्ल्यू भी के संदर्भ में किस दिशा में है, डब्ल्यू भी के संदर्भ में किस दिशा में है और कितनी दूरी में है, और कितनी दूरी पर है। देखिए अगर आप देखते हैं डब्ल्यू भी के संदर्भ में किस किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, अगर हम यहाँ तक पहुंच गए थे ना तो हम इसका आंसर दे सकते थे, आंसर दे सकते थे, हमको इतना बनाने की आवश्यकता नहीं था। आप परीक्षा में ऐसा ही करेंगे, आप पहले प्रश्न देख लेंगे, प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका पजल पूरा हो जाता है तो आप उसको वहीं छोड़ के आंसर दे देंगे, ठीक है। सवाल कहता है डब्ल्यू भी के संदर्भ में किस दिशा में है, अगर मैं भी के यहाँ पे डायरेक्शन बनाऊं तो डब्ल्यू किधर जा रहा है, डब्ल्यू जा रहा है किधर, उत्तर पश्चिम की ओर, आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ, एक सेकेंड, सही से नहीं बना, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है डब वेस्ट। तो जो बीच में आता है ना, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आता है, उसको क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है, उसको क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, साउथ और ईस्ट के बीच में आता है, क्या आता है, साउथ ईस्ट कहते हैं, और साउथ और वेस्ट के बीच जो आता है तो साउथ वेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो देखना कि डब्ल्यू भी के सापेक्ष में, भी के सापेक्ष में डब्ल्यू कहाँ आ रहा है, बताइए, बता सकते हैं। तो भी के सापेक्ष में डब्ल्यू कहाँ आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में, ये वाला एंगल तो नॉर्थ वेस्ट का ही बनता है ना, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, कहीं उत्तर पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम का एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये उत्तर पश्चिम, तो हमारा जो है 25 किलोमीटर जो आ रहा है वो तो निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ा, हम आंसर लगा देंगे डायरेक्ट कि 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, ठीक है, 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। ओके, बढ़ते हैं लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या क्या, प्रश्न संख्या कितना है ये, प्रश्न संख्या ये हो जाएगा हमारा 10वां, प्रश्न संख्या हमारा 10वां हो जाएगा, मैंने संख्या लिखना भूल गया है, मैंने भूल गया है, मैं संख्या लिखना भूल गया था, तो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 10 नंबर है प्रश्न है ये। एक्चुअली थोड़ा अगर फंबल होता है, थोड़ा आप लोग जो है उतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपको फंबल पे ध्यान नहीं देना, आपको सवालों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो सवाल यहाँ पर क्या है, स्टेंजा, क्या है, स्टेंजा, स्टेंजा से क्या बना रहा है, स्टेंजा से बना रहा है क्या, HHZNAA। देखिए ये सवाल जो है ना, ये सवाल बहुत ही, अगर देखा जाए एग्जाम में बैठेगा तो दिमाग जो है घुमा देगा, दिमाग घुमा देगा,
क्योंकि आप इसको निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको सुविधा होगी। STANZA, यहाँ कहता है क्या, एच आ रहा है, एच आ रहा है, जेड आ रहा है, एन आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है। आपको बनाना है टेम्पल का, आपको बनाना है टेम्पल का। तो आप जानते हैं कि एस क्या है, एस का अपोजिट आप पढ़े होंगे, आप ये पढ़े कि नहीं, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स। अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप इतना जानते होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एस का अपोजिट एच होता है, क्या होता है, एस का अपोजिट एच दिख रहा है। लेकिन क्या टी का अपोजिट एच दिख रहा है? टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। लेकिन हमको यहाँ क्या दिख रहा है, एच दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एच दिख रहा है। फिर तो हम समझ रहे हैं कि हमको लगेगा कि गलत है। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है कि एक बार उसका ठीक अपोजिट दे रहा है और एक बार अपोजिट में -1 कर दे रहा है। सॉरी, -1 नहीं, +1 कर दे रहा है। ठीक है, जैसे कि टी का अपोजिट क्या था, जी, तो जी का बदले क्या लिख दिया, एच। टी का अपोजिट क्या था, जी, और जी में एक बढ़ा क्या लिख दिया, एच। फिर एक बार वापस से वही, ए का अपोजिट क्या, सिंपली ए का अपोजिट जेड, इसको रहने देंगे। एन का अपोजिट क्या होता है, एन का अपोजिट, तो एन का अपोजिट होता है एम। ठीक है, एन का अपोजिट क्या होता है, एम, उसमें +1 करके क्या लिख दिया है, एन लिख दिया है। जेड का अपोजिट वापिस से, और ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट आप जानते हैं जेड होता है, और जेड में +1 करके क्या लिख दिया है, ए लिख दिया है। ठीक उसी प्रकार हमने पजल को तोड़ लिया है। अब देखिए टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट जिससे यहाँ पता चला है, टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। क्या होता है, जी होता है। ई का अपोजिट क्या होता है, तो ई का अपोजिट होता है भी। ई का अपोजिट क्या होता है, भी। देखिए मुझे तो याद है तो मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। अगर आपको ये याद नहीं है तो या तो आप उसको लिख सकते हैं या फिर इसको सिंपली याद कर लीजिए, ताकि आप परीक्षा में जल्दी जल्दी आंसर दे सकें। और भी में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो भी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। अब देखिए क्या जी और डब्ल्यू से कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, कट जाएगा, नहीं हो रहा है, कट जाएगा, जी एफ कट जाएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आपको पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। हालांकि आप सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आंसर यही होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, वाई ई बी किससे संबंधित है, डब्ल्यू एफ डी से। किससे संबंधित है, डब्ल्यू एफ डी से। क्या हो रहा है जरा बताइए, क्या हो रहा है, फिर से सेम सवाल आ गया है। अगर आप देखेंगे तो वाई से डब्ल्यू क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है ना, डब्ल्यू एक्स वाई। और ई से एफ क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। और बी से डी क्या हो रहा है, प्लस फिर से 2 हो रहा है। ठीक है, पता चल गया आपको क्या हो रहा है। अब उसके बाद क्या, फिर आप देखेंगे डब्ल्यू के बाद फिर से यहाँ पर यू के साथ -2 हो रहा है। और उसके बाद फिर एफ के साथ क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। और डी के साथ फिर यहाँ पे +3 हो रहा है। कोई कोई बन रहा है क्या, कोई श्रृंखला बन रही है, कोई श्रृंखला इसमें बन रही है क्या, कोई श्रेणी बन रही है। हुँ? अगर हम इसमें देखें तो फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यू से अगर हम एच एस की ओर जाएंगे तो क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। और एच से अगर हम लोग के की ओर जाएंगे तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, +3 हो रहा है ना। और जी से फिर आई की ओर जाएंगे तो कितना आ रहा है, +1, +1 नहीं, +2, प्लस, एक सेकेंड मिटाना पड़ेगा, +2। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ समझने में थोड़ा समस्या हो रहा है कि पहले 2 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया। एक काम करते हैं हम लोग, ऐसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे देखिए, वाई ई बी लिख दिए, फिर डब्ल्यू एफ डी लिख दिए, फिर यू एच जी लिख दिए, और एस के आई लिख दिए। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि मैं भी इसको पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे भी सोचना पड़ेगा। क्या आप लोगों ने इसमें दिमाग लगा दिया, इसमें दिमाग लगाया है क्या आपने। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सिंपली आप देखेंगे, अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, यू में से डब्ल्यू गया, यू से वाई, सॉरी वाई यू नहीं है, वाई है, वाई से डब्ल्यू कितना आएगा, -2, तभी ना डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू से फिर -2 घटाएंगे तो यू आएगा, फिर यू से -2 करेंगे तो तब एस आएगा। ठीक, फिर ई से एफ,
ई में एफ जोड़ने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा तब एक एफ आएगा। फिर एफ से एच पहुंचने के लिए दो जोड़ना पड़ेगा। फिर एच से के पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीन जोड़ना पड़ेगा, तब ना के तक पहुंचेंगे। फिर बी से डी तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो जोड़ना पड़ेगा। फिर डी से जी तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीन जोड़ना पड़ेगा। और जी से एच तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी से एच नहीं है, जी से आई है, तो फिर यहाँ पे दो तीन, एस के आई है ना, सॉरी एस के आई नहीं है, ये एस के एल है, एस के एल है, ये एस के एल है, एस के एल है ना, एच आई जे के एल, नहीं नहीं नहीं, कुछ तो समस्या हो रहा है कि ई एफ जी 3 है, सी डी 2 है, और एच आई जी से आई तक पहुंचने के लिए फिर से यहाँ पे दो हो रहा है, दो तीन दो, दो तीन दो। अच्छा, एक श्रृंखला आप यहाँ समझ में आ रहा होगा कि पहले वाले में -2 हो रहा है, कितना हार्ड प्रश्न है। देखिए पहले वाले में -2 हो रहा है, यानी एस का -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, सब में क्यू है, एक इसमें नहीं काट देंगे। फिर आप यहाँ देख रहे हैं सेकंड वाला में क्या हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, तो के में जब 3 बढ़ रहा है तो के में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, यानी एल एम एन ओ, यानी के बाद क्या आ जाएगा, क्यू के बाद क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, क्यू के बाद क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। अब देखिए जैसे बी के बाद 2 जुड़ा तो डी आया, डी के बाद फिर 3 जुड़ा तो जी आया, और फिर 2 के बाद फिर 3 आया, फिर 2 ला दिया, यानी कि जी के बाद फिर आई लाएगा तो 2 आ गया यहाँ पे। अब हमें आई के बाद फिर से श्रृंखला क्या है, दो तीन दो तीन, यहाँ की हमको यहाँ पे 3 जोड़ना पड़ेगा, तो आई के बाद क्या हो जाएगा, जे के एल, जे के एल, यानी हमारा आंसर ये हो जाएगा एक्स ओ एल, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ना, यही सवाल, इसी प्रकार का सवाल जो है एग्जाम में विद्यार्थी छोड़ देता है। अभी देखिए ना मुझे कितना समय लगा इसे बनाने में, लेकिन हाँ वो तो मैं समझा रहा था तो थोड़ा टाइम लग गया, अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो इसे मैं फटाफट सॉल्व होता तो ठीक है, नहीं तो मैं सवाल को आगे बढ़ जाता, ठीक है, सवाल से मैं आगे बढ़ जाता, ठीक है, फिर बाद में अगर टाइम मिलता तो उसे बनाता। ये नहीं कि अगर आप किसी भी सवाल को ईगो पे मत ले लीजिएगा कि हम इसको बना के ही छोड़ेंगे, बना के छोड़ेंगे तो फिर गलत वो छूट जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है कि देखेंगे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ए का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पर अपोजिट हो रहा है, क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, और सी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट एक्स होता है। अब देखिए ऑप्शन मिलाइए, क्या बी का अपोजिट वाई होता है, बिल्कुल होता है। सी का अपोजिट एक्स होता है, होता है, होता है ना, सी का अपोजिट एक्स होता है, हाँ हो जाता है, सी का अपोजिट एक्स हो जाता है। और फिर डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, हाँ हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन ही मिल जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1, बाकी हमको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, ये सब नहीं मिलेगा, आप चेक कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा, है ना। कभी कभी किस्मत जब होता है ना तो पहला ऑप्शन ही मिल जाता है आंसर में, तो वहां पर हमारा टाइम बच जाता है। प्रश्न संख्या 13, फिर से हमारा क्या है, ये पजल का सवाल है, सिटिंग अरेंजमेंट है ना, सिटिंग अरेंजमेंट। अधिकतर सवाल पूछा जाता है रेलवे एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट से, जो कि परीक्षा में विद्यार्थी अक्सर छोड़ देते हैं। 7 मित्र हैं, पहले गोला बना लीजिए, क्या बना लीजिए, एक गोला बना लीजिए। अगर हम गोला बना लिए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा गोला हुआ चलेगा। 7 मित्र के लिए जगह बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। फिर हम लोग ट्राई करेंगे बनाने का, और सब लोग केंद्र की ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, यानी कि जो यहाँ बैठेगा, और हम लोग जो है ना देखेंगे, स्टार्ट हम लोग करेंगे तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से बैठाना स्टार्ट करेंगे, है ना, इस स्थान से, क्योंकि ये स्थान हमारे लिए इसलिए बेनिफिशियल है कि यहाँ पे हम लोग खुद को रख के एज्यूम करेंगे कि मेरा लेफ्ट साइड होगा, और मेरा राइट साइड होगा, है ना, यानी इधर लेफ्ट और इधर राइट, इसलिए हम लोग हमेशा नीचे वाला को जो है मान के चलेंगे, ओके। तो पहला क्या कह रहा है, एफ और आई क्रमशः जी के निकटतम बाएं और दाएं बैठे हैं, एफ और आई क्रमशः जी के निकटतम बाएं, यानी अगर हम जी यहाँ बिठाते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आसानी हो। अगर हम कहाँ बैठाना है, जी को हम मैंने ये बोला यहाँ बैठाते हैं, तो जी के निकटतम बाएं कौन है, क्रमशः देखिएगा जी के निकटतम बाएं कौन है, एफ, यानी जी के निकटतम बाएं यानी लेफ्ट एफ है। और जी के निकटतम दाएं कौन है, क्रमशः में देखिए कौन है, आई, कौन है, आई, यानी कि यहाँ पे 3 लोग तो फिक्स, सॉरी ज्यादा दूर हो गया ना, निकटतम बोला है, निकटतम मतलब एकदम सटा के, ठीक है, साथ ही लोग मैंने बैठाया ना, हाँ। फिर आगे कहता है एच जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है,
एच जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी बाएं इधर से गिनना है हमको, तो एक स्थान, दो स्थान, तीसरा स्थान, यानी कि यहाँ पे क्या बैठेगा, एच बैठेगा। क्या बैठेगा, एच बैठेगा। फिर कहता है ई और आई जे के पड़ोसी हैं। किसके पड़ोसी हैं, जे के पड़ोसी हैं, यानी कि जे बीच में आ जाएगा और ई हो गया ना, जे यहाँ पर है और ई और आई जे के पड़ोसी हैं, प्रूफ हो गया ना। फिर कहता है एच के निकटतम दाएं कौन बैठा है, तो एच के निकटतम दाएं यानी कि इस आयत ना, राइट एंगल, राइट तरफ जाएंगे ना। एच के निकटतम दाएं कौन बैठा है, तो बचा हुआ कौन है, ई बैठ गया, एफ बैठ गया, जी बैठ गया, एच आई जे जे बैठा बैठ गया, के नहीं बैठा है, तो के हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, के हमारा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14, ये देखिए फिर से यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और आपके एग्जाम में ये हर एक शिफ्ट में अभी पूछा जाता है। यहाँ कहता है पी क्यू आर एस टी यू भी 7 लोग है ना, 7 लोग है, 7 ही लोग है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, हाँ 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं और सबसे निचली मंजिल को एक और इसी तरह जो है आगे बढ़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है समझ जाइएगा, सबसे निचली मंजिल को एक और उसके ऊपर दो, फिर उसके ऊपर से करके जो आगे बढ़ता है, यानी कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, पहले एक मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सबसे पहले हम लोग एग्जाम में ऐसे बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे और तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और ड्रॉ करने के लिए हम लोग कम से कम 2 केस तो बनाएंगे ही। ठीक है, कि बाई चांस अगर हमारा एक केस गलत हो जाए तो दूसरा केस काम में आ जाए। ओके, तो कहता है क्यू मंजिल क्रमांक 2 पे रहता है। क्यू कहाँ रहता है, क्यू रहता है हमारा 2 पे। क्यू कहाँ रहता है, 2 पे, तो यहाँ पे बैठा दीजिए, क्यू कहाँ रहता है, 2 पे। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है आर यू की मंजिल के ठीक ऊपर है। अब यू कहाँ बैठा है हमको तो पता नहीं है, तो यू के ऊपर कौन बैठा है, आर बैठा है। आर कहाँ बैठा है, यू के ठीक ऊपर बैठा है। एस वी के ठीक नीचे है और एस कहाँ बैठा है, वी के ठीक नीचे। ओके, याद रहेगा बात को, ये सब साइड में लिखते रहेंगे ताकि जब सॉल्व करेंगे तो आसानी होगा। टी और पी के मंजिल के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। टी और पी के बीच, मंजिल के बीच कितना व्यक्ति है, 3 व्यक्ति हैं। हो सकता है टी और पी ऐसे हो, है ना, और या फिर पी और टी ऊपर हो, ऐसे हो, यानी पी ऊपर और टी नीचे है। आर सबसे ऊपरी मंजिल पर है। आर सबसे कहाँ है, आर सबसे ऊपरी मंजिल पर है, चलिए मिल गया, आर सबसे ऊपरी मंजिल पर है। और आर किसके ऊपर है, यहाँ पे देखिए आर किसके ऊपर है, यू के ऊपर है। किसके ऊपर है, यू के ऊपर है। ठीक है, आर और पी की मंजिलों के बीच केवल एक व्यक्ति है। आर और पी के मंजिल के बीच कौन व्यक्ति, कितना व्यक्ति है, केवल एक व्यक्ति है। तो आर और पी के बीच एक व्यक्ति तो ऑलरेडी आ चुका है, यू आ चुका है। ठीक है, पी के साथ क्या केस था कि पी और टी के बीच 3 व्यक्ति है, यानी कि एक व्यक्ति यहाँ आएगा, एक व्यक्ति यहाँ आएगा और एक व्यक्ति यहाँ, तो आ चुका है, यानी कि पी और टी के बीच 3 व्यक्ति आ चुका है, आ चुका है ना 3 व्यक्ति। फिर अगला क्या कहता है, पी किस मंजिल पर रहता है, पी किस मंजिल पर रहता है, हम लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे। पी कहाँ रहता है, 5वीं मंजिल पे। कहाँ रहता है, 5वीं मंजिल पे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसे ही आपको जो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करना है एग्जाम में। बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15, इस प्रश्न को देखें तो ये क्या है, नंबर सीरीज है ना, नंबर सीरीज है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, 102, 107, 127, 167, 232 और कहता है यहाँ पर क्या आएगा। तो 102 में हम 5 ऐड करेंगे तो 107 आता है। 107 में हम 20 ऐड करेंगे तो 27 आएगा। फिर 127 में हम 40 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 167 आएगा। और 167 में कितना, 65, कितना लगभग जो है 7 5 12 और 6, हाँ लगभग 65 ऐड करेंगे तो 232 आ रहा है। अब यहाँ तो कुछ पता नहीं चल रहा है हम लोग जो है, इसलिए एक स्टेप और आगे चलेंगे। 5 में कितना जोड़े कि 20 आ जाए, तो 5 में 15 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 में कितना जोड़ेंगे, 40 आ जाएगा, तो 20 में 20 जोड़ेंगे 40 आ जाएगा। और 40 में 25 जोड़ेंगे तो 65 आ रहा है, यानी कि अगली बार हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 30 जोड़ना पड़ेगा ना, 15 20 25 30, यानी 65 में जब 30 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 और 6 3 9, यानी कि 95। अब यानी कि 232 में 95 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 2 7 और 9 3 12 का 2 हाथ से बचेगा 1 और 2 में 1 जोड़ेंगे 327। कहाँ आंसर है, ऑप्शन नंबर सी,
327, ऑप्शन नंबर सी 327 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। ओके, बड़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 16, DHLI, और यहाँ पे जो है खाली फिल इन द ब्लैंक्स है, और TQ ना। तो जैसा कि हमको देख के लग रहा है कि अगर आप डी में EFGH, अगर हम डी में 4 जोड़े तो H आ रहा है, फिर H में 4 जोड़े IJK तो यहाँ पे भी 4 जोड़ने पे आ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है L में भी 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, MNOP, कितना आ जाएगा P। क्या P में 4 जोड़ने से T आ रहा है, देखिए जरा सा, QRST, यानी कि हमारा जो है रिदम EDE, यहाँ भी क्या हो रहा है, 4 जोड़ना पड़ रहा है। ई से भी जाने के लिए, आई तक जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, 4 जोड़ना पड़ रहा है क्या, FGHI। फिर है ना, इसका सवाल है ये ब्लड रिलेशन, है ना। मैंने बोला था ना कि हर तरह के सवाल को मैं लेके आया हूँ, जैसा एक एनटीपीसी एग्जाम या एनटीपीसी यूजी एग्जाम या एएलपी या फिर टेक्नीशियन या फिर रेलवे में जितना भी सारा इतना एग्जाम होता है, आप एसएससी कह लीजिए, इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान से इन सवालों को देखिए और मुझसे पहले आप लगाइए सवालों को। सवाल है कि एक पुरुष की तस्वीर है, यानी कि समझ लीजिए ये तस्वीर है ना, पुरुष की एक तस्वीर है। कहाँ चला गया मैं, ठीक है, मैं लगता है आगे निकल गया। हाँ, मान लीजिए यहाँ पे एक पुरुष है, पी से पुरुष पुरुष की तस्वीर है की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला, कौन कहती है, एक महिला कहती है, ठीक है, लेडीज। उसका भाई, यानी कि जो तस्वीर वाला का जो आदमी है, उसका कौन, उसका भाई। हम जानते हैं कि भाई को किससे नोट करते हैं, प्लस से, भाई है। फिर उसका भाई का पिता, उसका भाई का पिता की माँ का। अब देखिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मेरी यानी कि लेडीज, यहाँ लेडीज अपना बात कर रही है, लेडीज यहाँ बीच में आएगी। लेडीज की जो माँ होगी, मेरी माँ का इकलौता बेटा है, मेरी माँ का इकलौता बेटा है, यानी कि ये पिता जो है, ये पिता मेरी माँ का, यानी मेरी मतलब कौन, लेडीज, जो लेडीज बोल रही है, जो लेडीज बोल रही है वो अपनी बारे में बात कर रही है कि जो मेरी माँ है ना, जो मेरी माँ है, उसका एक इकलौता बेटा कौन, पी के भाई का पिता। ठीक है, फिर से देखिए, उसके भाई का पिता, यानी जो तस्वीर में जो पी है, पुरुष जो है, पुरुष के भाई का पिता मेरी माँ का इकलौता बेटा है ना, इकलौता बेटा है, क्योंकि लेडीज क्या है, ये तो फीमेल है ना, इसलिए उस आदमी से कैसे संबंधित है, यानी उस आदमी कौन, तस्वीर वाला आदमी, तस्वीर वाला आदमी से ये महिला कैसे संबंधित है। तो जाहिर सी बात है, पिता की बहन को, यानी ये पिता, ये भाई हो गया इसका, पिता की बहन को क्या बोलेंगे, बुआ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 4 बुआ, हमारा करेक्ट आंसर बुआ। ठीक है, बुआ। अगर समझ नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो को रोक के। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 18। यहाँ कह रहा है 15 से 270 की ओर गया, 15 से 270 गया, कैसे गया, कैसे गया, क्या 15 का कोई स्क्वायर हो रहा है क्या, 15 से 225, 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। 225 में कितना जोड़ेंगे 270 आ जाए, कितना जोड़ेंगे कि 270 आ जाए, घटा के देखिए जरा सा, 270 में 225 घटाएंगे 10 में से 5 और 6 तो 4, यानी कि कह रहा है कि 45 जोड़ने पे, 45 जोड़ने पे 270 यहाँ पर देखिए आ जा रहा है। तो जाहिर सा बात है 45 ही क्यों आया, तो आप जानते हैं कि 15 का टेबल में 45 आता है कितना, 3 बार में, यानी कि सिंपली यही कह रहा है कि नंबर का स्क्वायर कीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। कौन सा 3 से मल्टीप्लाई करना है, नंबर के 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहले 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, और इसके अलावा 13 का 3 गुना कितना 39,
यानी कि 169 में 39 जोड़ेंगे कितना सर आ रहेगा 9 9 18 6 3 9 10 का 0 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 208। देखिए ना कैसे सॉल्व हुआ, आपने देखा कैसे सॉल्व हुआ। पहले 15 का स्क्वायर किए, फिर 15 का तीन गुना किए, 45 को जोड़े तो 270 आया। उसी तरह 13 का स्क्वायर करेंगे, फिर 13 का 3 गुना करेंगे 39 आएगा और फिर तब आएगा जोड़ने पे 208। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। फिर से यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन का सवाल आ गया है। मनीषा की बहन साक्षी, तो एम फॉर मनीषा और इसकी एक बहन है कौन साक्षी। मनीषा भी नाम से लग रहा है कि लेडीज ही होगी, फीमेल होगी, और साक्षी भी फीमेल है। मनीषा की बहन साक्षी शुभम की पत्नी है। एक सेकेंड, साक्षी मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। और ये पत्नी किसकी है शुभम की। किसकी पत्नी है शुभम की पत्नी है, ये शुभम की पत्नी है। तो शुभम जो फीमेल मेल होता है उसको लोग प्लस से दर्शाते हैं। अगर जहाँ शादी का बात हो रहा है तो वहां पे डबल बराबर से दर्शाते हैं। ठीक है, बराबर से दर्शाते हैं। समझ में आई बात। फिर कहता है शुभम दर्शन का भाई है। किसका भाई है शुभम दर्शन का भाई है। तो किसका भाई है दर्शन का भाई है। किसका भाई है दर्शन। अब दर्शन क्या है मेल है कि फीमेल है पता नहीं। दर्शन डी फॉर दर्शन। मनीषा के पुत्र आकाश की बहन। मनीषा के आकाश कहीं छूट गया क्या। आकाश पहली बार आ गया है। अच्छा नहीं ठीक है कि मनीषा का पुत्र। मनीषा का यहाँ मनीषा है। मनीषा का एक पुत्र है जो मनीषा की पुत्र आकाश, इसका नाम क्या है आकाश है, कि एक बहन रेखा है। एक बहन कौन है रेखा, जो जो दर्शन की पुत्री है। जो दर्शन की पुत्री है। दर्शन की एक पुत्री कौन है रेखा। कौन है रेखा। और मनीषा का पुत्र है कौन आकाश। तो कहता है और आकाश की एक बहन है, यानी कि ये लोग आपस में भाई बहन है। आपस में क्या है भाई बहन है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये शुभम का भाई है। ये शुभम का भाई है दर्शन। शुभम का भाई ही होगा दर्शन तब, क्योंकि जब ये कह रहा है दर्शन का पुत्र, दर्शन का पुत्री रेखा, और कौन दर्शन की पुत्री रेखा, और इसके अलावा फिर मनीषा की पुत्र कौन आकाश, ये दोनों आपस में भाई बहन है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दर्शन और मनीषा आपस में शादीशुदा है। यानी कि हम ये आसान भाषा में समझे तो शुभम के छोटे भाई ने अपने साली से शादी किया। ठीक है, अपने साली से शादी किया था। ठीक है, यानी कि जो उसकी भाभी है, भाभी की बहन से शादी किया था कौन दर्शन। यानी कि हम एक साथ अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इन दोनों का ही कौन है पुत्र कौन है। एक पुत्र है और एक पुत्री है। पुत्र का नाम आकाश है और पुत्री का नाम रेखा है। आगे पढ़े। रेखा के पिता, रेखा के पिता दर्शन की माता सलोनी है। रेखा के पिता, रेखा के पिता दर्शन की माता, देखिए बोले ना पिता है ये, दर्शन की माता कौन है सलोनी। कौन है सलोनी। सलोनी साक्षी से किस प्रकार संबंधित है। सलोनी साक्षी से किस प्रकार संबंधित है। शुभम की माँ है सलोनी और शुभम की बीवी है साक्षी। तो शुभम की माँ किसे कैसे संबंधित होगी सास। क्या होगी सास हो जाएगी, होने की होगी ना सास। बहुत उसको सासे ना बोलेंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सास इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा सवाल था, टाइम टेकिंग सवाल था, समझने वाला सवाल था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर और ये हमारा 20वां प्रश्न होगा। एक निश्चित कूट भाषा में थ्राइब्स को लिख लीजिए पहले। थ्राइब्स को क्या लिखा जाता है थ्राइब्स को लिखा जाता है SIUHRDU। ठीक है, और फिर आपको क्या चेंज करना है सोलफुल को सोलफुल सोलफुल। आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ मैच हो रहा है क्या। ST एक आगे बढ़ रहा है, HI एक नीचे आ रहा है, फिर STU यहाँ पर 3 बढ़ जा रहा है। H से I जाएंगे तो यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, यानी उल्टा पुल्टा हो जा रहा है ना। ऐसे ऐसे देखे तो, अगर हम ऐसे देखें तो कुछ हो रहा है SSE के बाद FGHI 4 बढ़ गया। नहीं नहीं नहीं, U के बाद U आ जा रहा है, ऐसे भी नहीं हो रहा है। तो एक और तरीका होता है, आप इसको जो है देखिए तो ऐसे क्यों हो रहा है RS, ओके हाँ +1, HI यहाँ भी +1, और T और U यहाँ भी +1। उसी तरह S, फिर क्या हो रहा है फिर इधर तो वैसा नहीं हो रहा है। इधर तो ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, अगर इसको हम 3-3 के पार्ट में बांटे तो ये तीनों तीनों पार्ट अलग होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है
यहाँ पर हो रहा है ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है +1 और यहाँ पर क्या हो रहा था ऊपर से नीचे क्या हो रहा था +1। बात हम करें यू से, अच्छा यू से देखिए RS DE और यहाँ पर भी था ये भी, तो यू भी, समझ में आया बात क्या हो रहा है? मतलब 3-3 पार्ट में बाँट दिया गया है, ठीक है? और कोना-कोनी यानी कि डायगोनली खेला जा रहा है। यानी कि आर से एस गए तो उसी तरह यू से क्या जाएंगे, भी जाएंगे। एच से आई आए तो ओ से क्या जाएगा, पी जाएगा। टी से यू आया तो एस से क्या जाएगा, टी जाएगा। फिर नीचे से गए ऊपर, एच से आई गए तो के से पहले, एल से पहले क्या आता है, के आता है, यानी के से ऊपर जाएंगे तब ना एल आएगा। और फिर यहाँ पे यू से भी गए यानी कि हमको ई रखेंगे तब ना ई से एफ जाएंगे। फिर डी से ई गए यानी कि हमें यहाँ टी रखना पड़ेगा तब ना यू आएगा। और यहाँ पे आर से एस गए यानी कि के से एल जाएंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी टी डबल के टी ई। कहीं आंसर दिख रहा है, कहीं आंसर नहीं दिख रहा है। सॉरी पी कहाँ मैं बोल रहा हूँ, भी है ना, भी पी, क्या क्या लिख दे रहा हूँ मैं, भी पी टी डबल के टी ई। देखिए पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ऐसे ही वीडियो में लाता रहूं, ऐसे प्रैक्टिस सेट में लाता रहूं। ये तो अभी फिलहाल प्रैक्टिस सेट 1 है, मैं ऐसे ऐसे करके, मैं इस तरह से करके आगे मैं लगभग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में लगातार लाते ही रहूंगा, ताकि आपके जो है आपका आपका इसमें क्या हो जाए, प्रैक्टिस होता रहे। यहाँ प्रश्न संख्या देखिए 21 कहता है, निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करते हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए जहां आयत चित्रकार को दर्शाता है। ये आयत क्या है, ये पेंटर को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, पेंटर को, है ना। और वृत्त, वृत्त क्या दिखाता है, खिलाड़ी को यानी कि प्लेयर्स को। वृत्त किसको दर्शाता है, प्लेयर्स को। और त्रिभुज किसे दर्शाता है, चिकित्सक को, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। सवाल कहता है कितने चिकित्सक हैं जो ना ही खिलाड़ी और ना ही चित्रकार है, यानी कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो ना ही प्लेयर हैं और जो ना ही चित्रकार है, यानी कि ऐसे डॉक्टर को ढूंढना है जो ना ही वृत्त में आए और ना ही आयत में आए। तो ऐसा कोई संख्या दिख रहा है? अगर हम 8 लेते हैं तो ये पेंटर हो जाएगा। अगर हम 4 लेते हैं तो पेंटर और प्लेयर दोनों हो जाएगा क्योंकि वृत्त प्लेयर से है संबंधित। अगर हम 3 लेते हैं सिर्फ तो क्या हो जाएगा, प्लेयर और डॉक्टर हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ चिकित्सक चाहिए, हमें सिर्फ डॉक्टर चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या जो सिर्फ डॉक्टर में है तो वो क्या है, 27। वो क्या है, 27। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 27। इस तरह के सवाल बेहद ही आसान होते हैं और इस तरह के सवाल में आपको कभी छोड़ना नहीं है। ये बोनस पॉइंट होता है, बोनस मार्क्स होता है, हमेशा लेकर ही आना है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, फिर से वही आ गया, प्रतीक और श्रृंखला का है सवाल। सवाल कहता है यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाता है तो निम्न में नौवा होगा। सबसे पहले आपको जो है ना अपने मन में ध्यान कर लेना है कि अपने प्रतीकों को देखना ही नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, प्रतीकों को हटा दीजिएगा। निम्न में से कौन सा अक्षर दाएं छोर से, अगर ये बायां है ये दायां, यहाँ लिखा हुआ भी है। दाएं छोर से पांचवें अक्षर, दाएं छोर से पांचवा अक्षर कौन सा है, 1 2 3। इसको मत गिन लीजिएगा क्योंकि हम लोग प्रतीक को हटा दिए हैं, यहाँ बोले ना प्रतीक को हटाने के लिए, इसलिए 1 2 3, चौथा जी और पांचवा 8, ये पांचवा अक्षर हो गया, यही 1/5 अक्षर। दाएं छोर से पांचवा अक्षर के बाएं से नौवां, अच्छा बाएं बोला है, अगर बाएं जाना रहेगा तो हम इधर जाएंगे लेफ्ट, और दाएं जाने बोले इधर जाएंगे, है ना। तो 8 के बाएं किधर होगा, इधर साइड होगा ना, इधर साइड होगा। तो क्या क्या बोला है कि अक्षर निम्न से कौन सा अक्षर, सॉरी होगा, यानी कि बाएं से नौवां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपसे कहा जाए उसको ध्यान देना है, प्रतीक को हटाने बोला गया था, तो प्रतीक को हटा के हम लोग जो है आंसर दे देते। 20 से 28 हुआ, 28 से 38 हुआ, फिर 64 हो गया। ये कैसे हो रहा है, ये बता सकता है? 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 आ गया, 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 आ गया, 28 में 10 जोड़ेंगे तो 38 हो गया, और 38 में ऐसा क्या जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 64 में क्या जोड़ेंगे। फिर अगर हम यहाँ देखें तो 6 में 2 बढ़ा,
8 में 2 बढ़ा तो 10 आ गया, उसी तरह 10 में 2 बढ़ेगा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अर्थात 38 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 38 10 48 और 2 50, यानी कि हमारा, और 50 में इसके बाद क्या जोड़ना पड़ेगा, 14 जोड़ना पड़ेगा, तब 64 आ गया ना आंसर। इसलिए हमारा ये आंसर माइनस है, ठीक है। और माइनस का अर्थ गुना है। चलिए हम लोग सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। 38 डिवाइड की जगह क्या लेने बोला है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस, तो प्लस ले लीजिए। और गुना का अर्थ क्या लेने बोला है, गुना का अर्थ डिवाइड है, तो गुना का अर्थ डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड करिए। और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुना है, तो माइनस का अर्थ गुना कर दीजिए, है ना, यहाँ माइनस का अर्थ गुना है। फिर प्लस, प्लस का अर्थ कहाँ है, प्लस का अर्थ माइनस है, तो प्लस का अर्थ माइनस लिख दीजिए। और फिर गुना, गुना का अर्थ अभी देखे थे हम लोग क्या, डिवाइड, यानी कि 2। अब देखिए आंसर क्या आता है, 5 से 10 को काटेंगे तो 2, 2 से 10 को काटेंगे तो 5। 38 में, सॉरी नहीं, बदमाश लगाना है हमेशा। 38 प्लस 2 गुना 7 यानी कि 14 और माइनस 5, 14, 38 में 14 और 38 को जोड़ेंगे और फिर 5 घटाएंगे। बताइए क्या आंसर आने वाला है, बताइए। 8 4 12 का 2 हाथ बचेगा 1, और 3 और 1 4 और 1 5, 52 में 5 घटाएंगे तो 47। क्या आंसर आएगा, 47। क्या आंसर आएगा, 47, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25। क्वेश्चन को क्या लिखा गया है बताइए तो, QUESTION, क्वेश्चन को लिखा गया है OPJUTFVR, यानी कि हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ तो दिखाई दे रहा है, कुछ तो मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। आप इसको तो डायगोनली देखिए, डायगोनली देखिए। एन से एक बढ़ाया तो ओ आ गया, ओ से फिर एक बढ़ाया तो पी आ गया, आई से फिर आगे बढ़ाया तो जे आ गया, टी से यू, एस से टी, ई से एफ, यू से भी और क्यू से आर। इसी प्रकार सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे। सॉल्यूशन का क्या होगा, एन से फिर आगे ओ से पी, फिर आई है ना यहाँ पे, आई से फिर जे। देखिए ओ पी जे कहीं आ रहा है तो तीनों में है, अभी नहीं काम चलेगा, आगे लिखना पड़ेगा। टी का आगे यू, यू का आगे भी, एल का आगे एम, ओ का आगे पी और एस का आगे टी। कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, ओ पी जे यू पी भी एम पी टी, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखिए कैसे बनाया गया, डायगोनली जो है प्लस 1 ऐड हो रहा है, डायगोनली प्लस 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 26। इस तरह के सवाल काफी ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट करते हैं और अंत में नहीं बनता है और छोड़ के हम लोग वापिस आ जाते हैं। क्या करते हैं, वापिस आ जाते हैं। लेकिन ये सवाल जो है बहुत ही आसान है, आपको जैसे कि दिख ही गया होगा कि, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं दिया गया है क्या, क्वेश्चन ही नहीं दिया गया है। यहाँ पर लिख लीजिए, समझ लीजिए कि ये जो है क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यही जो है आपका जो है ये क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि 168, 168 फिर और 112, 290, इसके जैसा इनमें से कौन सा है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 समझ लीजिए, ये 2 समझ लीजिए और ये 3 समझ लीजिए, मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग में, ठीक है। तो अभी आपके लिए जो है मात्र 3 ही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन देने की आवश्यकता है नहीं, फिर इसी में आंसर आ जाएगा शायद। तो देखिए 168 में 112 जोड़ेंगे तो 8 10 का 0, 6 और 1 8 2 10 का 0, 6 1 का 122 है ना। यहाँ पे जो है क्वेश्चन में मिसप्रिंट ये भी है कि यहाँ पर 122 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 122 होना चाहिए था, 122 होना चाहिए था, ठीक है। 122 होना चाहिए, क्वेश्चन तो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, मिसटाइप हो गया मेरे से। तो 6 8 10 का 0 हाथ बचेगा 1, 6 2 8 और 1 9 और 1 और 1 2, ठीक है। यानी कि इन दोनों को जोड़ने से, पहली और दूसरी संख्या को जोड़ने से तीसरी संख्या आ रही है। तो देखिए ऐसा किसमें मैच हो रहा है, क्या मैच हो रहा है इसमें, ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 में। 8 6 14 का 4 बचेगा 1, 4 2 6 और 1 7 और 2 और 1 3, मैच तो कर जा रहा है। अच्छा यहाँ पर बोला है संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है पूछा है, तो यानी ये तो संबंधित है, यानी ये तो आंसर होगा नहीं। फिर देखिए 8 और 6, ऑप्शन नंबर अगर 2 देखें तो 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 8 और 6 को तो यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, यानी कि हमारा यही जो है आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होने वाला है।
126 126 और 132 को जोड़ेंगे तो 258 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना 258 करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे की ओर बढ़े, अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 27वां प्रश्न कहता है, 27वां प्रश्न कह रहा है फरार, है ना, फरार लिखा हुआ है FRAR, फरार को क्या लिखा गया है XGXL, XGXL। इसको क्या बोला जाता है XGXL को, इसको कहा जाता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए जरा बताइए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर डायगोनली देखते हैं तो STUVWX यानी कि इसमें +6 ऐड हुआ, ए से जी जाएंगे तो यहाँ भी +6 ऐड हुआ, BCDEFG, आर से अगर एक्स में जाएंगे तो फिर यहाँ भी +6 ऐड हुआ, यानी कि डायगोनली जो है +6 ऐड हो रहा है, +6 ऐड हो रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डायगोनली +6 ऐड हो रहा है, तो क्या बताइए। तो अगर हम डायगोनली यानी ऐसे ऐसे होता है ना, यही वाला पहले देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम आर से एक्स में गए, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आसानी सॉल्व करने का तरीका यही है, ठीक है, कि ये ऐसे जाएगा लास्ट वाला से अंत वाला तक। फिर अब यहाँ देखिए, क्या डी से जे में 6 के बीच आता है, EFGHI, हाँ, यहाँ पे 6 तो आ रहा है। क्या आई से पी 6 आता है, JKLMNOP, नहीं, यहाँ तो ज्यादा आ जा रहा है, यहाँ तो 6 से ज्यादा आ जा रहा है, यानी ये नहीं होगा। अब फिर यहाँ देखिए, एन से टी कितना आ रहा है, OPQRST, यानी कि 6 आ रहा है। पी से भी जाएंगे तो यहाँ भी क्या 6 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। फिर ए से जी 6 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, और डी से जे EFGHI यहाँ भी 6 आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। डायगोनली याद रखिएगा, इसमें क्या हो रहा है, डायगोनली 6 जोड़ा जा रहा है। बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 28वां पे, बहुत ही अच्छा सवाल, ये फिर से है क्या, फिर से परीक्षा कितना है, ये परीक्षा वाला सवाल नहीं है, पंक्तियों में व्यक्तियों की कुल कितनी संख्या है यही पूछा जा रहा है। सौम्या बाएं छोर 17वां स्थान पर है, ये बाया छोर है, और सौम्या कितना नंबर पे है, 70 नंबर पे, क्या कौन, सौम्या, ठीक है, सौम्या। और किरण जो दाएं छोर से 37वें स्थान पर है, दाएं छोर से कौन है 37वें स्थान पर, कौन है जी, किरण है, ये दाएं से 13वें स्थान पर है, यानी कि सौम्या, सौम्या जो है ना, सौम्या बाएं से 17वें स्थान पर है, और दाएं से किरण के 13वें स्थान पर है, किरण के 13वें स्थान पर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये सौम्या का स्थान जो है, ठीक है, 13वां स्थान। यानी कि अगर हम कहें तो सौम्या बाएं से 17वें नंबर पर, और और अगर हम दाएं से बात करें, और हम दाएं से बात करें तो कितने नंबर पर है, कितने नंबर पर होगी, बाएं से, सॉरी बाएं से लिखा हुआ है ना, बाएं छोर से 17वें नंबर पर है, और दाएं छोर से 37वें स्थान पर किरण है, और सौम्या किरण के दाएं से 13वें स्थान पर है, 13वें स्थान पर है। यानी कि अगर किरण दाएं से 37वें स्थान पर है तो सौम्या दाएं से कितने नंबर पर होगी, तो 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24, यानी कि किरण दाएं से 24वें नंबर पर और बाएं से 17वें नंबर पर। अगर आपको एग्जाम में नहीं आता है समझ, फार्मूला याद नहीं आता है, तो आप डायरेक्ट, क्या क्या दिक्कत है, अगर 10-12 को लाइन ही खींच दिए फटाफट तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अगर याद नहीं आ रहा है तो दिमाग लगाने के लिए हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, दिमाग लगा के भी आंसर दे सकते हैं। यानी कि एक तरफ से 17 और दूसरी तरफ से 24, मैंने क्या बताया था, दोनों को जोड़ के एक घटा दिए, 7 4 11 के खाता बचेगा 1 2 1 3 और 1 4, और एक माइनस करेंगे तो 40 आंसर। कुल संख्या निकालना हो तो दोनों को जोड़ के -1, एक्स प्लस वाई को जोड़ के -1, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 29 हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, कहता है सभी कस्बे शहर है, कस्बे को हम लोग क्या लिखेंगे, सभी कस्बे क्या है, शहर है, शहर को हम लोग एस लिखेंगे। कोई शहर गांव नहीं है, ये जो कोई भी शहर है ये गांव नहीं है, जी फॉर गांव, यानी कि कोई भी शहर गांव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी तरह से नहीं, ठीक है।
शहर, इसमें से सिर्फ कुछ शहर के बारे में बात किया, तो क्या ये निगम है? आप देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, कंक्लूजन क्या कहता है, देखिए कुछ निगम गांव हैं, सम कॉर्पोरेशन आर विलेजेस। कुछ निगम गांव हैं, क्या कहीं दिख रहा है यहाँ पे? क्या कोई भी गोला में आपको गांव का हिस्सा दिख रहा है, जी का हिस्सा दिख रहा है? नहीं, यानी कि गलत, पहला गलत है। कुछ कस्बे निगम हैं, कुछ कस्बे निगम हैं, क्या कस्बे का कोई भी गोला आपको निगम वाले यानी एन वाले गोले से टच होते हुए दिखाई दे रहा है कहीं भी? नहीं, यानी कि ये भी गलत है। हमेशा ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कोई निगम गांव नहीं है, कोई निगम गांव नहीं है। तो देखिए हमें ये पता है कि इतना जो हिस्सा है इसके अंदर वाला जो एरिया है ना, ये कोई भी गांव नहीं होगा। लेकिन क्या ये बताया है कि ये जो निगम जो बाहर वाला जो एरिया है, एक सेकेंड, ये सॉरी गलत बन गया फिर से, ये जो बाहर वाला एरिया है, ये क्या क्या गारंटी है कि ये गांव नहीं होगा? ये कहीं लिखा है कि है या नहीं है? तो जहां भी अगर बताया ना जाए कि है या नहीं है, तो इसमें अपने मन से निर्णय मत लेना। इसमें अपने मन से निर्णय बिल्कुल नहीं लेना है। जो लिखा रहेगा हम लोग वही मानेंगे। कोई निगम गांव नहीं है। हम लोग कैसे कह दे नहीं है? हो सकता है कुछ गांव निगम होगा, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि नहीं है, हो सकता है। तो हम लोग इसको प्रॉपर तरह से सही नहीं कहेंगे। हाँ, अगर ये लिखता ना कि कोई निगम गांव हो सकते हैं, जहां सकने वाला बात आ जाएगा, जहां पॉसिबिलिटी वाला बात हो जाएगा, तो आप सही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ डायरेक्टली कह दिया, डायरेक्ट कह दिया नहीं है, तो ऐसा गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता। कहीं ऑप्शन है, कहीं ऑप्शन है क्या? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, क्या मैंने गलती कर दिया? कुछ कस्बे निगम है और कोई निगम गांव नहीं है। देखिए एक एक उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ निगम गांव है। मैंने ऊपर चेक नहीं किया था, कुछ निगम गांव है। यहाँ क्या बोल दिया, एक बार बोल दिया है, एक बार यहाँ बोल चुका है कि कुछ निगम गांव है, और एक बार कहता है कुछ निगम गांव नहीं है। मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो एक एक और फंडा बनता है, अगर डायरेक्टली कहे, सिर्फ एक ही बात कहे कि डायरेक्ट नहीं है और एक जगह हाँ है, तो देखिए दोनों को क्या हो रहा है, कंट्राडिक्शन हो रहा है। एक तरफ कह रहा है कि गांव होगा और एक तरफ कह रहा है कि गांव नहीं होगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, या तो एक सही हो सकता है या फिर बाकी जो तीसरा क्या है वो सही होगा। यानी कि या तो पहला वाला सही होगा या तो तीसरा वाला सही होगा, दोनों में से ही ना सही होगा। जब ऐसा कभी भी आ जाए कि कुछ निगम गांव है और कुछ कुछ निगम गांव नहीं है, मतलब जहां एक बार यस कह रहा हो और एक बार नो कह रहा हो, तो उस समय आपको देखना है कि दोनों जो है शब्द सेम है, निगम गांव निगम गांव निगम गांव निगम गांव। ये ट्रिक है, निगम गांव सेम है, निगम गांव सेम है। और यस नो, एक तरफ हाँ हो और एक तरफ ना हो, तो आपको सीधा बिना आंख बिना कुछ चेक किए हुए आपको सच चेक टिक मार देना है। या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, निष्कर्ष तीन अनुसरण करता है, आपके कथन के अनुसार, आपके निष्कर्ष के अनुसार आपको टिक मार देना है। यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, बढ़िया लोग अगले प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न, अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो फिर से आप इसको वापस रिवाइंड करके देख लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके, समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 कहता है, एक फिर से यहाँ पजल आ गया है। एक वृत्त है बाबू, एक वृत्त है और उस वृत्त में क्या है, 8 मित्र बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी जो उनका नाम है। बी और डी के बीच दो व्यक्ति बैठते हैं। बी और डी के बीच कितने व्यक्ति बैठते हैं? दो व्यक्ति। जी और सी निकटतम पड़ोसी थे, जी और सी निकटतम पड़ोसी थे। और जी और एफ के बीच में दो व्यक्ति बैठाया गया था, जी और एफ के बीच में दो व्यक्ति बैठाया गया, याद रखिएगा। ना तो बी और ना ही सी को डी के आसन बैठाया गया है, ना तो बी और ना ही सी को डी के आसन बैठाया गया है। यानी कि डी के आसपास ना सी बैठेगा ना बी बैठेगा, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी डी के आसपास ना तो सी बैठेगा ना ही बी बैठेगा, अगल बगल सी और बी नहीं बैठेगा। डी को बैठाया गया है, यानी कि डी और ई के बीच एक व्यक्ति को बैठाया गया है। समझ में आया बात? और कहता है एच ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। एच ई के कहाँ बैठा है? एच ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी कि हम लोग पहले यहाँ ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे, ठीक। ई के दाएं से कौन बैठा है? दूसरा नंबर पे एच, कौन बैठा है? एच, ठीक है, समझ में आया? एक सेकंड मैं इसको मिटा लेता हूँ, दरकार नहीं है। हो सकता है मुझे एक दो केस और बनाना पड़े, तो मैं बना लेता हूँ पहले ही केस। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस बाद में जरूरत पड़ेगा तो मैं केस बना लूंगा। जी और सी निकटतम पड़ोसी थे, जी और सी निकटतम पड़ोसी थे। क्या ई और एच से कोई संबंधित कथन है?
डी और ई के बीच एक व्यक्ति बैठाया गया है। डी और ई के बीच एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि डी और ई के बीच एक व्यक्ति, यानी तो डी तो यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एच आ चुका है ना, तो यानी कि डी यहाँ पर आएगा, डी यहाँ पर आएगा। और हमने देख रखा था कि ना तो बी और ना ही सी डी के आसन बैठेगा, यानी कि ना तो बी यहाँ पर आएगा और ना तो सी यहाँ पर आएगा, ठीक है, ना कुछ नहीं आएगा दोनों, ना तो बी या ना सी यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं आएगा। फिर कहता है बी और डी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, बी और डी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, बी और डी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए मेरे यहाँ पे दो केस बनने का संभावना पूर्ण हो गया है, तो मुझे जो है बनाना ही पड़ेगा, मुझे बनाना ही पड़ेगा दो केस। चलिए बना लेते हैं, एक और गोला करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ठीक है, सही बना ना। फिर कहता है अब देखिए यहाँ बैठा दीजिए सबसे अच्छा, जैसे जैसे बैठा हुआ था, ई यहाँ भी था, एच और डी। एक तरफ क्या कह रहा था, एक तरफ कहता था बी और डी के बीच दो व्यक्ति है, यानी कि बी और डी के बीच दो व्यक्ति रहेगा, यानी कि एक बार बी यहाँ आ सकता है और एक बार बी इधर से भी तो आ सकता है, कि नहीं आ सकता है, ठीक है। फिर आगे कहता है जी और सी निकटतम पड़ोसी थे, जी और सी निकटतम पड़ोसी थे और जी और एफ के बीच में दो व्यक्ति को बैठाया गया था, जी और एफ के बीच में दो व्यक्तियों को बैठाया गया था। तो एफ कहाँ बैठा है, कोई पता है, आइडिया है आपके बारे में, इसके बारे में? नहीं। तो हम लोग एज्यूम करेंगे, हम लोग एज्यूम ये करेंगे कि अगर हम लोग एफ को अगर यहाँ बैठाते हैं, अगर हम लोग एफ को यहाँ बैठाते हैं तो क्या कहता है, जी और एफ के बीच में दो व्यक्ति बैठाया गया, जी और एफ के बीच में दो व्यक्ति बैठाया गया है, तो आ गया ना, आया क्या, नहीं आया, अभी यहाँ से नहीं आएगा, जी और यहाँ, ठीक है, जी और एफ के बीच में दो व्यक्ति बैठाया गया है, उसी तरह आप यहाँ भी लिख दीजिए, अगर हम यहाँ पे एफ लिखते हैं, अगर हम यहाँ पर एफ लिखते हैं तो जी और एफ के बीच में दो व्यक्ति बैठाया गया, एक और दो बैठा दिए हैं, ठीक है। फिर कहता है कि यहाँ पे बोला है कि बी और सी डी के आसन नहीं बैठाया जा सकता, बी और सी को डी के आसन नहीं बिठाया जा सकता, यानी कि सी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्या सॉल्व हुआ क्या अभी तक? अब एक और कथन है, जी और सी निकटतम पड़ोसी थे, तो सी यहाँ जाए तो गलत हो जाएगा ना, ये पड़ोसी वाला बात तो गलत हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो हमारा जो है गलत हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है, रॉन्ग हो गया, ये हमारा एज्यूमेंट, हमारा केस रॉन्ग हो गया। अब इसमें आइए, कहता है जी और सी निकटतम पड़ोसी है, तो जी के बगल में कौन आना चाहिए, सी आना चाहिए, ठीक है, सी आना चाहिए। और अंत वाला चीज क्या कहता है, और कौन सा बचा, ए बचा ना, ए बचा, तो ए यहाँ लिख दीजिए। क्या पूरा हो रहा है सही? बी और डी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, हाँ देखिए बी और डी के बीच दो व्यक्ति बैठ गए हैं, कौन, एफ और ई। फिर कहता है जी और सी निकटतम पड़ोसी थे, जी और सी निकटतम पड़ोसी थे, बिल्कुल है। जी और एफ के बीच में दो व्यक्ति बैठाया गया है, जी और एफ के बीच में, जी है यहाँ और एफ है यहाँ, बीच में कौन बैठा है, सी और डी, दो व्यक्ति बैठ गए हैं। ना तो बी और ना ही सी के डी, सी को डी के आसन में बैठाया गया है, मतलब डी के आसन ना तो सी डी के आसन में, ये भी गलती हो गया क्या, हाँ गलती तो हो गई है, गलती तो हो गई है, बी ना तो बी और ना ही सी को डी के आसन में बैठाया गया है। तो एक चीज हम लोग कर सकते हैं, हम लोग फिर से बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं भी इसको पहली बार ही बना रहा हूँ, तो फिर से हम लोग फिर से गोला बनाएंगे और इस बार हम लोग जो सही से बनाएंगे, ठीक है। गोला बनाया, 8 व्यक्तियों को स्थान दिया, हो गया ना 8 व्यक्ति, हाँ हो गया, ओके। सर्वप्रथम कहता है कि ई के दाएं दूसरे स्थान पर एच बैठा है, तो ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, एच बैठा दो, एच बैठा दिए, ओके। और फिर कहता है बी और डी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, बी और डी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। अगर हम मान लीजिए बी को यहाँ बिठाते हैं, बी को यहाँ बिठाते हैं तो डी कहाँ बैठेगा, डी यहाँ बैठेगा, डी यहाँ बैठेगा ना, ओके। बी और डी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। और फिर इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है जी और सी निकटतम पड़ोसी हैं, और इसके अलावा कहता है जी और एफ के बीच में दो व्यक्ति बैठते हैं। अगर हम एफ को यहाँ बिठा दें, अगर हम एफ को यहाँ बिठा दें तो जी और एफ के बीच में, जी और एफ के बीच में दो लोग बैठे हैं, जी और एफ के बीच में, हाँ दो लोग यहाँ पर स्थान है, और जी और सी जो है क्या है, निकटतम पड़ोसी है, जी और सी क्या है, निकटतम पड़ोसी है, और बाकी क्या बच गया, ए बच गया, यही ना था, ऐसा ही होगा बिल्कुल। तो ये हमारा आंसर
आ गया है। अब देखिए आप पढ़ लीजिएगा तो आंसर आपका मिल जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ए के दाएं से दूसरा स्थान पर कौन बैठा है? ए के दाएं दूसरा स्थान पर कौन बैठेगा आपका? तो ए के दाएं इधर होगा, होगा ना इधर। तो पहला स्थान पर डी है, दूसरा स्थान पर एफ है। कौन है? ऑप्शन नंबर 2 यानी एफ। आप बताइएगा कमेंट में मुझे कि ये सवाल को बनाने आपको कितना मिनट लगा था। ठीक है, कितना मिनट लगा था। ठीक है, हालांकि मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, वरना अगर एकाग्र दिमाग से, एकाग्र शांति मन से बनाया जाए तो ये तुरंत बन जाएगा। ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, 3-4 केस बनाना है, 2 या 3 केस बनाना है, उसके बाद आराम से बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं लोग अगले अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, अगले प्रश्न नहीं, अब हमारा ये सेशन यहीं पे एंड हो जाता है। आप सभी को बहुत ज्यादा थैंक यू। ठीक है, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, है ना, दिल से आप सबको थैंक यू जो आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज एक लाइक दे दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको 10 में से कितने नंबर सके कि मेरा ये जो किया गया मेहनत है ये आपके लिए कितना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे कभी भी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लाऊं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी ये तो रहा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रहा, जो कि अब कंटिन्यूस चलेगा। लेकिन अगर आपको जीके जीएस भी पढ़ना है, अगर आपको जीके जीएस भी पढ़ना है तो मैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट भी मैंने ऑलरेडी चला दिया है। ठीक है, समझ में आया? और अगर आपको जीके जीएस में यहाँ पे टोटल 50 सवाल कराए जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन सवाल और विथ फुल डिस्कशन के साथ, फुल डिस्कशन के साथ। ठीक है, और ये 50 सवाल इक्वल टू हो जाते हैं आपके 500 सवाल। ठीक है, पूरा क्लास देखेंगे तो। ठीक है, तो फिलहाल मैं, अगर आपको देखना है, देखना चाहते हैं आप वीडियो को जीके जीएस के, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट जीके जीएस के प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे, वहां पर आप प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। क्योंकि जीके जीएस जो है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके बिना रिजल्ट होना असंभव है। इसलिए आप जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट को तो लगाना है ही, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट को तो लगाना है ही, साथ में जीके जीएस को भी जरूर देखें, लगाएं। ठीक है, क्योंकि दोनों इस चैनल पे रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इसलिए आप लोग हम नॉलेज नेक्सस से जुड़े, नॉलेज नेक्सस से जुड़ के रहें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपना सबसे फेवरेट क्वेश्चन कौन सा था आपका। ठीक है, आप मुझे कितने मार्क्स देंगे, और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है, जो कि जल्द आने वाला है। बने रहिए नॉलेज एक्सेस के साथ। थैंक यू फिर से, टाटा।